हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज इलेक्ट्रिक करंट या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो में रेजिस्टेंस पर डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। हम लोग पढ़ रहे थे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, मटेरियल पर, ज्योमेट्री पर। तो मटेरियल पर तो ज़्यादा बात नहीं की थी, बट टेम्परेचर डिपेंडेंसी पर हम लोग बात किए थे, बिकॉज वहाँ पे एक फॉर्मल रिलेशन है। जैसे कि मटेरियल डिपेंडेंसी कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं है, बट टेम्परेचर डिपेंडेंसी फॉर्मल रिलेशन था, डिराइव किए थे। और अदर हम लोग उसको सीधा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को लिख दिए थे, उस पर बेस कुछ एक आध न्यूमेरिकल किए थे। एक न्यूमेरिकल मैंने होमवर्क भी दिया था, ठीक है। राधा मैंने दो क्वेश्चन होमवर्क दिया था, एक तो ज्योमेट्री डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर वाले पर मैंने एक क्वेश्चन दिया था, रेजिस्टेंस टेम्परेचर संग किस तरह बदलता है। स्टार्ट करते हैं वहीं से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, रीड कर लेते हैं। लास्ट वाले वीडियो में दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आर ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा is connected in parallel with a resistance 3R having thermal coefficient of resistivity 2 alpha. Find the value of alpha effective. निकालना है alpha effective। बोला गया है एक रजिस्टर है R1, एक और रजिस्टर है R2, इसका थर्मल कोएफिशिएंट है अल्फा और इसका है 3 अल्फा। यही दिया हुआ शायद। हाँ, अपने को इसके जो इक्विवेलेंट होंगे, मान लो इसका इक्विवेलेंट जो होगा R इक्विवेलेंट, उसका अल्फा इफेक्टिव या फिर अल्फा इक्विवेलेंट क्या होगा ये बताना है, ठीक है। बेटा इन दोनों पैरेलल में, तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट बाय द वे, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, है ना। पहला बात तो याद कर लो। और हम लोग अगर R1 के लिए लिखें, R1 एट एनी टेम्परेचर से R1 T इज व्हाट, R1 0 1 प्लस अल्फा डेल टी लिख सकते हैं सर, कोई भी टेम्परेचर पर। ये R1 0 क्या है, इसी का रेजिस्टेंस एट इनिशियल रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर हो सकता है 0 हो सकता है कुछ भी और हो, एंड दिस R1। और हम लोग बात कर चुके थे, हम लोग बस लीनियर डिपेंडेंसी का बात करेंगे, बिकॉज स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर का बात कर रहे हैं। बीटा को नेग्लेक्ट कर दिया गया था, याद होगा। लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लो पहले, है ना। तो ये एक हो गया। नेक्स्ट R2T क्या हो गया भाई, मतलब सेकेंड वाले रजिस्टर का R2 0 1 प्लस ये था भाई 3 अल्फा डेल टी। समझ आ रहा है। इस तरीके से R1T R2T हम लोग को एक रिलेशन मिल गया। अब अगर अपने इस R1T और R2T को यहाँ पे पुट कर दें तो क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट के संग रिलेशन। तो R इक्विवेलेंट क्या है भाई, R इक्विवेलेंट अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी के में लिखें इसके बारे में, मतलब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हम लोग इसको अगर यहाँ पुट कर दें और इसको भी यहाँ पुट कर दें तो R इक्विवेलेंट लिखेंगे ऐसे, R इक्विवेलेंट या फिर R0 इक्विवेलेंट 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल टी इज इक्वल्स टू ये पूरा R1 R2 1 प्लस अल्फा डेल टी और ये होगा 1 प्लस 3 अल्फा डेल टी। थोड़ा गंदा हो गया यहाँ पे, देख लेना। फिर ये R1 1 प्लस अल्फा डेल टी प्लस R2 1 प्लस अल्फा डेल टी, बस प्लग इन किया ना, समझो भाई। ये सब 0 1 0 2 0 1 0 2 समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं जब ये 0 पर था, मतलब 0 मतलब इनिशियल रेफरेंस, दोनों सेम टेम्परेचर पे था पहले, तो ये यहाँ पर लिख दिए, तो R इक्विवेलेंट क्या आया, 0 पर आया। अब अगर सवाल आया कि R इक्विवेलेंट निकालना है टेम्परेचर T, तो ये भी T पर, ये भी T पर, ये भी T पर, ये भी T पर, तो R1T R2T बाई R1T प्लस R2T। R1T क्या है, R1T है R01 1 प्लस अल्फा डेल टी। R02 के R2T क्या है, R02 1 प्लस 3 अल्फा डेल टी। बस प्लग कर दिया हर जगह, समझ आ रहा है। और प्लग करने से, और इधर में R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R इक्विवेलेंट T रादर नए टेम्परेचर पर इस व्हाट RO इक्विवेलेंट, मतलब वो मतलब वो वाला, इसको बाद में लिखो पहले लिखो, इसको बस एक नोशन की तरह समझना, कंफ्यूज मत होना। ये इनिशियल वाला है, जैसे यहाँ पे वो है तो वहाँ पे भी वो है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 0 लिखा है, मैं यहाँ पे O1 लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको ठीक कर देते हैं, बेकार में कन्फ्यूजन रहेगा नहीं तो फिर तुम लोगों को भाई। ये 0 लिख दो ऐसे, ये 1 0 लिख दो, ये भी 2 0 लिख दो, ये 1 0 लिख दो, ये 2 0 लिख दो, है ना। मतलब 2 0 मतलब नॉट 20, इट मीन्स रजिस्टर 2 का एट 0 मतलब इनिशियल हो सकता है 0 डिग्री हो या कोई भी रेफरेंस हो। यहां से सिंप्लीफाई करना है भाई, यहां से सिंप्लीफाई करना है, यहां से कॉमन लेना है, इसको एक्सपैंड करना है। यहां से अल्फा इफेक्टिव निकलेगा 5/4 अल्फा। इसी को सॉल्व करना था अपने को। काफ़ी लंबा सॉल्विंग होने वाला है, मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ भाई, ये पार्ट तो खुद से कर लो। यहाँ पे आराम से 1 ये पूरा इनटू करो, एक्सपैंड करो, बराबर करो। तुमको पता है R इक्विवेलेंट एट 0
इज वॉट R10 प्लस R10 R20 बाई R10 प्लस R20। तो चाहो तो रिप्लेस हो गया, कैंसिल सब करना होगा, बिकॉज कटेगा ही, बिकॉज R इक्विवेलेंट इधर पे R1 R2 सब है। तो वैसा एक्सप्रेशन बने जो कैंसिल हो जाए, या तो इधर इसको लिख दो कि R1 R2 बाई R1 प्लस R2 ये चलेगा, इसको लिख दो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 वही जीरो वाला, और देखो सॉल्व करो सब कटेगा। अल्फा इफेक्टिव को निकालना अल्फा के टर्म में, बाकी सारे एक्सप्रेशंस कट जाएंगे और सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया इसे सॉल्व करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आंसर आ जाए सबका। सॉल्व करना होगा बेटा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, कर लेना एक बार, और फिर भी ना आए तो पिंग कर देना भाई, पर्सनली आई शेयर दी सोल्यूशन बाय एनी मीन। होगा तो मैं उसका लिख के दे दूंगा उसको, या तो अलग अगले क्लास में इसका सोल्यूशन भी दिखा दूंगा, और किसी का ना है तो बोल देना फिर अलग से, ठीक है। बट ट्राई करो, सॉल्विंग है। और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रादर जो मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। होमवर्क क्या था भाई? होमवर्क है कि एक इस तरह का कंडक्टर है, मैंने इसी से किया था, राइट। और मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद मैंने इसे कहा था B और इसे कहा था A। ये लेंथ है L, ठीक है, ये लेंथ है L। तो नाउ क्वेश्चन है कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। अब क्या होता है कि रेजिस्टेंस के बारे में लोग पढ़े थे, रो एल बाई ए फॉर्मूला था जनरली, और वो फॉर्मूला लगाते कोई दिक्कत नहीं होता था, बिकॉज हर समय हम लोग के पास जो वायर था वो एक सिलेंडर था, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। तो लंबाई जो भी है, एरिया तो कांस्टेंट था थ्रू आउट। इस बार क्या हो रहा है, एरिया लगातार बदल रहा है कि नहीं। सोचने और समझने वाला बात है, आराम से फील करो इस चीज को। R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। एल जिस तरफ करंट जाता है, ए जिसको क्रॉस करता है करंट। यहां पर एरिया बढ़ता जा रहा है, तो एरिया जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, है ना, रेजिस्टेंस घटेगा, बिकॉज एरिया जब ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, करंट आराम से फ्लो कर पाएगा, खुल के फ्लो कर पाएगा, अपने में टकराहट कमेगा, अपने में कोलिशंस कमेगा। भाई इनफ्लो तो उतना ही है तो आउटफ्लो भी उतना ही रहेगा, पर यहां पे जो भीड़ था, जगह कम था, जगह बढ़ गया, रेजिस्टेंस बदलेगा। पर हम लोग को इसके लिए R का फॉर्मूला डिराइव करना इन टर्म्स ऑफ A B L, और लेट्स से रेजिस्टिविटी यहां पे रो है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अपने यहां पर नियम बनाते हैं, कोई भी एक दूरी पर जाते हैं x पर। देखो आराम से समझना, कोई भी x पर गए और x पर जाके इतना छोटा थिकनेस लेंगे, दिस थिकनेस मस्ट बी सो स्मॉल, ये इतना छोटा हो, ये dx है, इसको थोड़ा एक काम करते हैं ऐसे लिख देते हैं, ये dx है, ये इतना पतला है, भले मैंने मोटा के दिखाया था कि बोर्ड में दिखे, पर ये इतना थिन है कि इधर, मतलब ब्लू मार्कर यूज करते हैं, मतलब इधर का जो एरिया होगा और इधर का जो एरिया होगा वो लगभग सेम होगा, हल्का चेंज तो होगा पर इतना स्लाइट चेंज होगा कि इसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल लो, मेरा एज अभी और मेरा एज थोड़ी देर बाद लगभग सेम होगा, मतलब थोड़ी देर में, मतलब लेट्स से 1 मिनट बाद जो एज होगा मेरा, अप्रॉक्सीमेटली इन टर्म्स ऑफ ईयर्स बोले तो लगभग लगेगा, कुछ हुआ ही नहीं चेंज। ये उस तरह की बात हुआ कि ये एरिया इधर और करंट हल्का सा आगे बढ़ा, ये हल्का, इतना हल्का है, इतना टाइनी है कि हम लोग बोल देंगे कि यहाँ का एरिया लगभग थ्रू आउट सेम था। तो अपने को एक लगभग रो एल बाई ए वाला फॉर्मूला लगाना एप्लीकेबल रहेगा, बिकॉज एरिया वेरी नहीं कर रहा है। इसको लगभग सॉलिड सिलेंडर एज्यूम कर सकते हैं जिसका एरिया लगातार सेम है, लगातार मान सकते हैं एरिया लगभग सेम है ना। तो बात आता है कि एरिया क्या होगा अब इसका, लेट्स से इसका एरिया कोई x होगा, x होगा, ठीक है। अब x अगर एक वेरिएबल है तो ऑब्वियसली हम उसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे, रादर सॉरी, ये अगर x हो गया तो इसको x नहीं बोलेंगे, इसको कोई r बोल देते हैं, बिकॉज दोनों सेम वेरिएबल कैसे हो सकता है ना। ये कोई r हो गया। अब जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं तो पहले एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, dr मतलब इतने पतले वाले वायर के विस्तार रेजिस्टेंस क्या होगा, ये रो, dl क्या होगा, dx बाई एरिया किसको क्रॉस कर रहा है, वो पाई आर स्क्वायर। ये दिख रहा होगा फ्लैट पर, है तो कोन ना, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो रो एल बाई ए इस पतले वाले एलिमेंट का रेजिस्टेंस हुआ। हम लोग इंटीग्रेट करना चाहेंगे जब भी, तो हम लोग को चाहिए होता है कि यहां पर दोनों वेरिएबल ना हो कि कोई एक के टर्म में रहे, या तो पूरा ही एक्स के टर्म में हो जाए या पूरा ही आर के टर्म में हो जाए, है कि नहीं, या तो पूरा एक्स के टर्म में हो जाए तो पूरा ही आर के टर्म में हो जाए, तभी फायदा है, तो अदरवाइज फायदा नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो ही नहीं पाएगा। इंटीग्रेशन में तो कोई एक वेरिएबल को इंटीग्रेट कर सकता है ना। तो अगर यहां पर स्टार्ट करते हैं, ये 0 है, तो अब पहले तो हम लिमिट जब लिखते हैं तो नियम क्या होता है, पैरेलल लगाते हैं ना। अगर ये लेट्स से यहां का एंड का रेजिस्टेंस 0 था और यहां का एंड का रेजिस्टेंस
अगर हम लोग सबको ऐड करते गए, मतलब पार्ट बाय पार्ट, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस, यहाँ का कुछ, यहाँ का कुछ, यहाँ कुछ, मान लेते हैं इस पूरे को हम लोग इनफाइनाइट पार्ट्स में कट कर देते हैं, चॉप कर देते हैं लगातार, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस प्लस इसका प्लस दिस कैरी ऑन यू रीच हियर, बाय द एंड ऑफ दिस डायरेक्शन सम आर, एंड व्हाट इज दिस आर, ये हम लोग को आर चाहिए इन ए बी एल के टर्म्स में, रो के टर्म्स में चाहिए। तो पॉइंट क्या है, अब यहां पर लिमिट क्या लिखेंगे, ये क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि मेरा वेरिएबल कौन है, x है कि r है। अगर मेरा वेरिएबल x है तो यहां पे स्टार्ट करेंगे 0 होगा x, है ना, और यहां पे एंड करेंगे तो x क्या होगा, l होगा। अगर वेरिएबल मेरा r होता तो यहां का r क्या होगा, a, और वहां का r क्या होता, b। तो लिमिट इस तरह पुट किया जाता है करेस्पॉन्डिंगली, कि जब 0 था मतलब 0 ये एंड को बोल रहे हैं, तो यहां का लेंथ क्या है 0, यहां का लेंथ, अगर ये ओरिजिन है, रेफरेंस है, तो यहां से 0, यहां पे एंड होता है l लेंथ। अगर यहाँ का रेडियस हम लोग का वेरिएबल है तो यहाँ पे रेडियस है a, और ये बढ़ते 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 यहाँ पे बढ़ के बन गया b। डिपेंड करता है कि हम लोग किस फॉर्म में रखते हैं इसको, दोनों में से किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, अपना चॉइस है। अब इन लोगों के पास रिलेट करना है, रिलेट कैसे करेंगे, ये a है ये b है, मेरे को बहुत स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है, राइट दिख रहा है, मैं राइट यहीं पे लिख देता है, मैं राइट b माइनस ए बाई एल इज वॉट, tan थीटा, हाँ b, ये पूरा b माइनस है ये है बाई एल इज tan थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, r माइनस ए बाई एक्स विच इज अगेन tan थीटा। समझने वाला बात, इससे हम लोग r और x को रिलेट कर सकते हैं, या तो r को x के टर्म में कर दो या तो x को r के टर्म में कर दो, जिस पर भी काम आसान लगे उसको उसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और उसके बाद का पार्ट हम लोग का खुद का है भाई, जैसे भी करें। तो इन केस किसी बच्चे का रिक्वेस्ट था कि, किसी बच्चे के एग्जाम में भी आया हुआ, स्कूल एग्जाम्स में भी आया होता, तो किसी बच्चे का रिक्वेस्ट था कि सर इसको एक काम करिए कि वेरिएबल आर बनाइएगा। कुछ बच्चे ने ट्राई किया था, मैंने उसे हिंट दिया था भाई, तो कुछ बच्चे ने ट्राई किया था उसको आर के टर्म में ले जाने का, अगर आर के टर्म में लेके जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए इक्वल्स टू आर, यस और नो, हाँ। तो अपने क्या करेंगे, यहां पे आर की जगह ये पूरा पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पूरे एक्स के टर्म्स में, ये हो जाएगा पूरा एक्स के टर्म्स में। अगर अपने को एक्स के टर्म में नहीं लेके जाना, आर के टर्म में रखना है, तो एक काम करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बिकॉज यहां पे dx हटाना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स रिस्पेक्ट टू आर, जो भी, तो क्या होगा, b माइनस ए बाई एल dx किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स से डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 dr बाई dx, यस और नो। डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, बिकॉज अब dx को हटाना है अपने को, तो dx ये कांस्टेंट था, ddx ऑफ x 1, ddx ऑफ एक 0, ddx ऑफ r, अरे ऐसे रह गया भाई, तो ये हो गया dx इक्वल्स टू dr बाई b माइनस ए बाई एल। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा ना। अपने क्या करेंगे, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को वाइप ऑफ कर देते हैं और dx को रिप्लेस कर देते हैं, है ना। अब ये देखो, ये मेरा चॉइस था कि मैंने r को हटाना समझा। अगर तुमको मन होता कि नहीं r को रखना का कोशिश किया और x को हटाया, तो अब चाहो तो भाई उल्टा कर सकते हो, समझ आ रहा है ना कैसे हटाना है। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं हटा दिया, उफ, रो बाई पाई आर स्क्वायर, और एक्सप्रेशन क्या था भाई, डी आर बाई बी माइनस ए बाई एल, आई गेस यही लिखा था। अब यहाँ पे कुछ गलती हो तो माफ करना भाई, मुझे याद है dx यही था एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड चल रहा था। अब r क्या होगा मेरे को पता है, r अब है a से लेके r होगा b तक, बिकॉज r के टर्म में सब कुछ ठीक है ना। तो सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले जाओ, रो एल बाई पाई टाइम्स बी माइनस ए, इंटीग्रेशन के अंदर r टू पावर माइनस डी आर, कहाँ से कहाँ r, a से लेकर r इक्वल्स टू l तक, रो एल बाई पाई टाइम्स बी माइनस ए, ये हो जाएगा r टू पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, अपर लिमिट l, लो लिमिट a, सॉल्व करेंगे क्या आएगा एक्सप्रेशन, सॉरी अपर लिमिट l क्यों होगा, b मिस हो गया, b ये गंदा बन गया था, b ठीक है, रो l बाई पाई टाइम्स b माइनस ए माइनस 1 बाई आर, अपर लिमिट b, लो लिमिट a, सॉल्व करेंगे
रो एल बाई पाई टाइम्स बी माइनस ए, दिस इज लाइक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस है तो उलट जाएगा, 1/a माइनस 1/b एक्सप्रेशन आ जाएगा। चाहो तो इसको लिख दो b माइनस ए बाई ए बी, तो वापस ये कट जाएगा, बचेगा रो एल बाई पाई टाइम्स ए बी। कैसे आया? b माइनस ए बाई ए बी, तो b माइनस ए कैंसिल, ए बी बचेगा। देख लो भाई, ठीक है, समझ आया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिस्कशन से, नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन से। ये एक तरह का क्वेश्चन था, समझ आया किस तरह लिए? एक एलिमेंट लिए और उसको इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेशन के पहले वेरिएबल को एक फॉर्म में ले गए। एक फॉर्म में ले जाना इज लाइक ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व किए कि क्या किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एक और है भाई, बोला जा रहा है एक सिलेंडर है और सिलेंडर में करंट रेडियली फ्लो कर रहा है। मैंने ड्राइव कर लिया था लास्ट वाले वीडियो में ना, सिलेंडर का रेडियली फ्लो करने वाला। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, एक स्फीयर है और उसमें भी करंट रेडियली फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट वाले वीडियो में मैंने सिलेंडर वाला ले लिया था एक्चुअली क्वेश्चन, सिलेंडर में दोनों क्वेश्चन ले लिए थे कि अलोंग द लेंथ और रेडियली जब फ्लो करे, जिसका आंसर कुछ log b बाई ए टर्म्स में आया था, लास्ट वाले वीडियो में देख लेना। तो भाई एक सिंपल सा बात यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कंडक्टिंग वायर कैसे भी हो सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस किसी के भी अक्रॉस लगा सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस लगाते हो उसके अलावा में करंट फ्लो करेगा, और जिसको वो क्रॉस करता हुआ जा रहा है वही में क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एलिमेंट्रीली फॉर्मूला रो एल बाई ए ही है, बस यूज करना आना चाहिए कि किस तरह कहां पे क्या यूज हो रहा है, ठीक है ना। इस बोर्ड को प्रॉपर्ली फिक्स करना होगा, मूवमेंट काफी है। ठीक है भाई, करते हैं फिर शुरू। नेक्स्ट साफ ठीक से नहीं हुआ मुझे पता है, बट थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। कुछ लोगों ने से कोऑपरेट क्यों करें, बट कर लो यार, ठीक है। ये एक स्फीयर, इनर रेडियाई क्या है ए और आउटर रेडियाई क्या है बी, ठीक है। इस बार पोटेंशियल अंदर दे रहे हैं लो, मान लो हायर, बाहर दे रहे हैं लो, मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा? इस तरह इस तरह इस तरह करंट फ्लो करेगा। मतलब 3D में इमेजिन करो, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ऐसे ही फ्लो करेगा करंट, इस तरह ही फ्लो करेगा, इधर भी जाएगा। समझ, 3D है, 3D स्पेस में इमेजिन करो। और ये सेंटर से नहीं निकल रहा है, कंडक्टर यहीं से है, ये हॉलो है, मतलब होता है ना रेडियस ए तक है फिर रेडियस बी तक, ये बीच में मेटल है ये, तो करंट एक्चुअली यहीं से फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे इस तरह, ठीक है। तो बात समझने वाला है कि लेंथ क्या है, लेंथ है बी माइनस है स्ट्रेट अवे, बट जो एरिया क्रॉस हो रहा है पंगा उसका है, एरिया जो क्रॉस हो रहा है वो बदल रहा है लगातार। जिस एरिया को पार कर रहा है वो पहले 4πr² जो था वो छोटा था, बाद में 4πr² बड़ा हो गया, बाद में 4πr² और बड़ा हो गया, समझ ना, 3D स्पेस, राइट। ओके, एक बात तो ये हो गया। दूसरा बात ये कि जो लेंथ है ना, लेंथ मतलब देखो परत बाय परत इमेजिन करो कि ये एक परत हुआ रजिस्टर का, फिर नेक्स्ट परत, तो एक के बाद एक परत ना, एक के बाद एक रखा हुआ है, मतलब जो करंट इससे जाएगा वही करंट आगे वाले परत से जाएगा। मतलब यहाँ पे सारे रजिस्टर सीरीज में हैं। अगर हम लोग ब्रेक भी करें तो जो करंट इससे पार किया वो फिर नेक्स्ट वाले से पार कर रहा है। ये जो एलिमेंट से पार किया करंट, फिर नेक्स्ट एलिमेंट से वही करंट पार कर रहा है। भले वो एरिया बड़ा हो जा रहा है पर उसी उतना ही करंट फ्लो कर रहा है, उतना ही वैल्यू का करंट फ्लो कर रहा है, करंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में है, ये बात समझने वाला है। इसलिए हम लोग सीधा इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी आर मतलब क्या हुआ, एक तरह से R1 + R2 + R3 है ना, सारे छोटे छोटे। अब वही पैरेलल का अगर कुछ केस बन जाता तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr करना पड़ता मेरे को। उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। पर अभी तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मिल चुका है अपने को, इसको यूज़ करते हैं, सीखते हैं इससे क्या सीख सकते हैं। तो लेट से कोई x की दूरी पर गए, मन करे R लिख दो, मन करे x लिख दो, और ये इतना फाइन थिकनेस है, इसको dx बोल देते हैं। मतलब समझिए x पर जाके एक छोटा चेंज देखे, छोटा चेंज को dx बोल दिए। तो भैया ये नियम है ना, अगर x के टर्म्स लिखो तो dx लिखोगे आगे, r लिखो तो dr लिखोगे आगे। तो x पर जाके dx चेंज देखें, और ये मेरा फाइन पतला थिन एक एलिमेंट्री कंडक्टर है जो रेजिस्टेंस का ऑफर कर रहा है, मतलब एलिमेंट्री रेजिस्टर आ रहा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। मतलब एवरी कंडक्टर है सम पार्ट ऑफ इट रेजिस्टर, मतलब हर कंडक्टर रेजिस्ट कर सकता है, मेरा ये बोलना मतलब, जैसे मैंने कंडक्टर बोला, चलो कोई बात नहीं। तो x पर गए और dx मूवमेंट किए, और यहां पर कितना रेजिस्टेंस ये एलिमेंट ऑफर करेगा ये लिखना है मेरे को। तो इसको लिखेंगे dr, नियम है, एक छोटा डिफरेंशियल लिमिट लेंगे और देखेंगे सीरीज में सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि सारे परत का समेशन जो आएगा वही इसके बीच का रेजिस्टेंस है। तो रो व्हाट इज L, व्हाट इज L, L क्या है,
डी एक्स, जिसको करंट पार कर रहा है, इस लेंथ को पार कर रहा है ना, करंट इसको पार कर रहा है ना, करंट इसको पार करता है वो डी एक्स, करंट जिसके अलॉन्ग में जा रहा है वो है मेरा लेंथ, तो ये है इतना गया डी एक्स। पर ये छोटे लेंथ के समय व्हाट इज द एरिया बिन क्रॉस्ड, जब ये लेंथ वो मूव कर रहा था तो व्हाट इज द एरिया, तो ये डी एक्स इतना छोटा लिया जाता है कि भाई जो एरिया यहां पर होगा अंदर में वो एरिया बाहर पर भी होगा, एकदम इतना नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है कि हम लोग कोई दिक्कत ही नहीं लेंगे उसको लेकर कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनाएंगे अपने लाइफ में। तो रो डी एक्स बाई 4πx² स्फीयर का एरिया है ना। इंटीग्रेट, मेरे को लगा है शायद बहुत लोग पॉज करके ट्राई किए होंगे, हमेशा एक आदत को जब भी कोई क्वेश्चन लेते हैं पॉज करो ट्राई करो पहले और फिर देखो कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी से सीख पाते हो है ना। एक्स डाल दो भाई, स्टार्टिंग करो एक्स ए और एंड करो एक्स बी। टेंशन का बात यहाँ पे नहीं है कि बिकॉज सब कुछ एक्स के टर्म्स में ही है, लास्ट वाले क्वेश्चन में एक्स के टर्म्स में नहीं था, एक एक्स था एक आर था, इस बार एक्स और डी एक्स बना था है ना। रो एल बाई ए, ये एरिया हो गया इस एलिमेंट के लिए और ये एल हो गया, सम ऑफ ऑल सच ए से लेके बी तक, रो बाहर 4π बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स का मतलब एक्स टू पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए, ये हो जाएगा 0 से लेकर आर तक, आर इक्वल्स टू रो बाई 4π, ये हो गया -1/x, अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए, रो बाई 4π, ये हो जाएगा 1/a -1/b, अब बिकॉज माइनस है ना, अपर लोअर बन जाएगा लोअर अपर बन जाएगा, तो r इक्वल्स टू रो b - a बाई ab। आई होप दिख रहा होगा क्लियरली सब लोग देख पा रहे होंगे भाई यहाँ पे क्या है दिख रहा है, r इक्वल्स टू रो टाइम्स बाई 4π, बाकी से बंदा चला गया था, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करिए, देख लो भाई कोई दिक्कत तो पूछना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर, आई होप ये क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी चीज़ें बदली जा रही हैं और अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला रादर, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन है, अ कंडक्टिंग मीडियम इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर एनुलस ऑफ रेडियस ए एंड बी। क्वेश्चन लिखना, हाँ क्वेश्चन लिखना सब लोग। अ कंडक्टिंग मीडियम इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर ऑफ एन एनुलस ऑफ रेडियाई बी एंड ए। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ एनुलस का मतलब क्या होता है। पिज्ज़ा का शेप होता है ना, उसको थोड़ा सा इमेजिन करना, आर एस पर, एंड थिकनेस एच, वो जो पिज्ज़ा का थिकनेस है वो एच है, जो चीज़ वाला पार्ट जो मोटा सा होता है ना वो एच है। ठीक है, और उसका इनर रेडियाई ए, मतलब इनर रेडियाई मतलब वो पिज़्ज़ा कुछ पार्ट काट दिया गया जो हम लोग खा लेते हैं ना, स्टार्ट जहाँ से करते हैं वो ए, और फिर भी पूरा पिज़्ज़ा के टर्म में बात करें हम लोग, क्या बात है। द मीडियम्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज सिग्मा। कंप्यूट द रेजिस्टेंस बिटवीन द 3 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस इन द आर कैप, जेड कैप एंड थीटा कैप डायरेक्शन। अभी जो टर्म है ना आर कैप, जेड कैप, थीटा कैप, तो समझाना पड़ेगा मेरे को, पहले साफ करते हैं इसको। और जिन लोग अभी भी लिख नहीं पाए क्वेश्चन, फिर से मैं बोल देता हूँ। स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है और तो पहले दवाई लिया हूँ, तो मे बी थिंग्स आर रिकवरिंग राइट नाउ। ज़्यादा स्वेट हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी हार्ड टाइम फॉर एवरी वन ऑफ अस। अपने बड़ा सेफ्टी से चलना पड़ेगा भाई, घर पे रह के जितना हो पाए टाइम को बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करो, बाहर निकलना ही नहीं चाहिए अभी भी, ऑब्वियसली बैठ के जितना पढ़ सकते हो पढ़ते जाओ, है ना। काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है इस समय पे। एटलीस्ट हम लोग सेल्फ स्टडी का आज काफ़ी बढ़ा सकते हैं समय, तो आई होप सब लोग अच्छे तरीके से समय को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है ना, बाद में बात करते हैं उस बारे में, फिलहाल तो अपने क्वेश्चन पे ही रहते हैं। डिस्कशन को यहाँ वानी लेके जाएंगे। यहाँ पर इस तरह का एक एनुलस है, ये एच है। अच्छा, इसको इमेजिन करो, अगर ये समझ रहा, ये यहाँ तक का रेडियस, ये ए, ये बी, समझ रहे, कोई सेंटर होगा। अगर ये पिज्ज़ा टाइप का स्लाइस देखो, पिज्ज़ा का एक काट के, ये ए और बी, ठीक है। और क्वार्टर मतलब इसका अगर एंगल देखा जाए ना, अगर ये बनेगा जो 90 डिग्री बनेगा, मतलब वो रेगुलर जो पिज़्ज़ा होता है ना, एक ऐसा, इसको 4 पार्ट्स में काटूँ, ये पार्ट है,
इस पार्ट में ना हम लोग ये पार्ट खा गए, मान लो हटा दिए, तो यहाँ तक का रेडियस ए है और यहाँ का रेडियस बी है। आई होप यू गेट दिस। ये एक इस तरह का पूरा डिस्क था, इस तरह 4 पार्ट्स में काटा गया, तो ऐसा क्वार्टर बोले ना, क्वार्टर एनुलस, ये ए ये बी। क्वेश्चन वापस रीड कर दें। अ कंडक्टिंग मीडियम इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर ऑफ एन एनुलस ऑफ रेडियाई बी एंड ए, बी बाहर ए अंदर, थिकनेस एच, द मीडियम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिग्मा। मतलब इस बार सिग्मा बोला गया। आई होप यू नो दैट 1/सिग्मा इज रेजिस्टिविटी विच इज रो। कंप्यूट द रेजिस्टेंस बिटवीन द three pairs of opposite faces in the r cap, z cap and theta cap। अच्छा, r cap क्या हो गया? मतलब अगर करंट हम लोग यहां से एंटर करवाएं, यहां से एग्जिट करवाएं, ये हो गया r cap। अगर हम लोग करंट यहां से एंटर करवा के ऊपर से निकाल रहे हैं, ये हो गया z cap। और करंट अगर हम लोग यहां से एंटर करवा के यहां से एग्जिट करवा रहे हैं, इसे कहा गया थीटा कैप। समझ रहा है? करंट यहाँ से एंटर करके यहाँ से एग्जिट, इसको कह दिया आर कैप। करंट समझ रहे, नीचे वाले फेस से ऊपर वाले फेस में निकाल रहे हैं, ये हो गया जेड कैप। और करंट ऐसे करवा रहे हैं तो थीटा कैप। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट थिंग। सबसे जो सिंपल वाला होगा वो होगा जेड कैप के अलॉन्ग में बात करना। अब देखो सिंपल कैसे पता लगा मेरे को पता लगा कि जो एरिया यूनिफॉर्म रहेगा उस पर काम करना आसान होगा। इस एग्जाम्पल लो, वो पिज्जा को जो हम लोग स्लाइस काट दिए, वो पिज्जा का जो स्लाइस है उसको थ्रू आउट ये वाला एरिया, वो मतलब वो चीज़ का वो जो विथ है, ये एच वाला, ये वाला एरिया, ये थ्रू आउट वही रहेगा ना। मतलब इमेजिन करो नीचे में जो एरिया, ऊपर भी वही एरिया है, तो जो करंट एंटर करेगा वही करंट बाहर एग्जिट कर रहा है, एरिया नहीं बदल रहा है। तो अलोंग जेड कैप, आई होप यू अंडरस्टैंड। अलोंग जेड कैप मतलब ये वाला, तो नीचे हाई पोटेंशियल, ऊपर लो पोटेंशियल, करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। तो डी आर अगर लिखते हैं, रो क्या होगा? 1/सिग्मा। रो की चल लिखेंगे 1/सिग्मा। अब यहां पे कोई भी एलिमेंट ले, सबका एरिया बराबर है, सीधा लिख सकते हैं एच, तो सीधा लिखते हैं आर इक्वल्स टू एच बाई एरिया। एरिया कौन सा? ये एक डिस्क है, ये क्वार्टर मतलब रेडियस पूरा बाहर का बी, क्वार्टर मतलब पाई बी स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि भाई ये पार्ट काट दिया गया, इतना अंदर वाला है। समझ आ रहा है? बाई 4 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग क्वार्टर पार्ट ले रहे हैं ना, तो बाई 4 करना पड़ेगा। ये पूरा पाई आर स्क्वायर है, बट ये 1/4 है, तो ये हो गया पाई बी स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4, बिकॉज ये अंदर वाला एरिया दिखा है ना, हटा हुआ, तो इतना सा एरिया, ये वाला एरिया ऊपर का, तो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज द आर। समझ? स्ट्रेट अवे मेरा आंसर आ गया 4h/सिग्मा। ये आंसर है भी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अलोंग थीटा कैप एंड आर कैप। तो भाई अलोंग अगर बात करें आर कैप का, लेट्स टॉक अबाउट अलोंग आर कैप। दिख रहा है यहाँ पे एरिया बदलता जा रहा है, लगातार एरिया बढ़ता जा रहा है, हाँ है ना? एरिया अगर बड़ा हो रहा है, एरिया अगर बड़ा होता जा रहा है, दिख रहा है एरिया बड़ा होता जा रहा है, तो अपने क्या करेंगे, कोई भी एक दूरी पर गए, कोई भी आर पर गए, सेंटर से यहां पे गए, एक डी आर थिकनेस लिए, तो अगर अपने एक्सप्रेशन लिखे अलोंग आर कैप के लिए, तो क्या होगा? आर रादर डी आर इक्वल्स टू 1/सिग्मा इज लाइक माई रो डी आर। और ये वाला एरिया क्या होगा जिसको ये क्रॉस करेगा? समझ रहा है? ये वाला जिसको ये क्रॉस कर रहा है, ये, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये वाला एरिया जिसको ये क्रॉस करेगा, जो भी ये वाला, ये कैसे निकालेंगे? इमेजिन करो ये चौड़ाई h है और ये एक पेरीमीटर है, तो ये लेंथ इंटू ये लेंथ इज द एरिया। आई मीन व्हाट इज दिस पेरीमीटर? अगर कोई ये 2πr है बाई 4 होगा ना, ये पूरा अगर 2πr होता तो ये 1/4 है, तो ये πr/2 है ना, ये पूरा 2πr होता तो ये 1/4 है, 2πr/2 इंटू लेंथ, πr/2 इंटू h, πr/2 इंटू h, ये हो गया ये वाला एरिया इसको क्रॉस कर रहा है, तो h इंटू πr/2। इसी को इंटीग्रेट कर दोगे, कहां से कहां तक? r होगा a से लेकर r होगा b तक, ये 0 से लेकर r तक, यहां से हम लोग का रेजिस्टेंस निकल आएगा, राइट? तो आई विल स्टॉप हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहां का रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर लेना एंड नंबर 3 खुद से करना, तो इसको कंप्लीट करो और नंबर 3 करो। आई होप यू गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ दिस टॉपिक। हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टाइम हो गया इस वीडियो को एंड करने का, सो विल एंड अप हियर राइट अवे।
काफ़ी बच्चों को रिक्वेस्ट होता है कि सर वीडियो हाफ एन आवर के अंदर एंड अप कर दिया जाए तो इट्स गुड फॉर देम टू नो गो थ्रू थिंग्स। तो मे बी हम लोग एक लॉजिकलिटी क्रिएट कर लिए हैं कि अलग अलग शेप्स के अगर रेजिस्टर मिले तो हाउ टू ऑब्टेन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स। तो दिस इज हाउ यू डू दैट। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम लोग इसके थोड़े से और अगर होगा तो एप्लीकेशंस बात करेंगे, बट अब आने वाले टॉपिक्स हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, उस पर डिस्कशन। ठीक है, कीप वॉचिंग। कुछ भी डाउट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।